वॉचिंग मैथमेटिक्स में हाशिम से बेटा अपनी आज की क्लास का आगाज कर रहे हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.5 को फाइनली एंड कर रहे होंगे। एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज हमेशा से इंपॉर्टेंट ही होती है। अच्छा, इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे खास लॉजिक क्या है, सबसे खास बात क्या है कि देखो बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.5 में अभी तक हम लोग तीन तरह के बेसिक मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी अगर आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमें बात मालूम है कि इंटीग्रेशन के अंदर डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, डिवीजन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर पहले अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाते हैं और देन फिर इंटीग्रेशन पे उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अभी तक हम लोग तीन तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं जो तीनों बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे हमने पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उतने अननोन सपोज करके आप सिंप्लीफाई करवाते हो, पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे अप्लाई होती है। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था कि अगर लीनियर डिफरेंट मगर रिपीटेड फैक्टर्स हो, लीनियर डिफरेंट और रिपीटेड फैक्टर्स, तो भैया जितने लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होंगे उतने तो अननोन सपोज करोगे, मगर जितने रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं उतने अननोन भी सपोज किए जा रहे होते हैं। ये दूसरा केस था जो मैंने आपको पढ़ाया था। थर्ड नंबर के ऊपर जो केस हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था और मॉडल पेपर के अंदर भी पार्शियल फ्रैक्शन के इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ये था इररिड्यूसिबल फैक्टर्स वाला। यानी कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एग्जिस्ट करती हो मगर वो क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसा हो, इररिड्यूसिबल फैक्टर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये मॉडल पेपर के अंदर भी आया हुआ है, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सही है ना। और आज की क्लास में फाइनली लास्ट एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट बड़े मजे का है कि यार आपके पास दो फंक्शंस जो आपस में डिवाइड हो रही हैं, इन पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। या तो वो सेम पावर के फंक्शंस होंगे या फिर वो आपके पास डिफरेंट पावर्स के फंक्शंस होंगे। हमने करना क्या होता है, हम डिवीजन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं वहां पे। भाई डिवीजन के याद करिएगा, दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे। तो भाई इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन पे सॉल्व भी नहीं करते। लोगों को लगता है कि शायद पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है या पता नहीं, नहीं है। भाई ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं है बाय द वे। ये क्वेश्चन आप नॉर्मल डिवीजन के कॉन्सेप्ट पे सिंप्लीफाई करोगे। जो बच्चे मुझसे इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, मैंने उनको डिवीजन की शॉर्टकट्स दो तरह की पढ़ाई थी कि बेटा देखो, कभी भी अगर आपके पास ऊपर और नीचे x की पावर्स सिमिलर हो जाएं, कभी भी अगर आपके पास ऊपर और नीचे वेरिएबल्स की पावर सिमिलर हो जाएं, तो इस कॉन्सेप्ट की हम इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं। इफ यू रिमेंबर तो मैंने आपको पढ़ाया था प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड, कि हमारी कोशिश क्या होती है, नीचे वाली टर्म को भी ऊपर बनाएं, फिर सिंपल तरीके से एलसीएम को ब्रेक करवाएं, फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाएं। तो ये कहलाता है प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज भी है। और दूसरे नंबर में मैंने आपको वैसे एक और कॉन्सेप्ट भी दिया था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि लेट सपोज ऊपर आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3, नीचे आ जाए एक्स प्लस का 6। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर हम प्रॉपर एलसीएम मेथड यानी कि डिवीजन मेथड को यूटिलाइज करते हैं, कि हम नॉर्मल वे में इसको डिवाइड करवा के सिंप्लीफाई करवाते हैं, डिवाइड करवा के थोड़ा ब्रेक करवाते हैं। तो ये दो डिवीजन शॉर्टकट्स मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाई थी। हो सकता है कुछ बच्चों को याद हो, जिनको नहीं याद तो बेटा इन दो क्वेश्चन में हम लोगों ने यही काम करना है, अभी सीख लेंगे। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग यही काम करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को मैं आई के हिसाब से लिख देता हूं। तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1। नीचे डिवीजन के अंदर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इंटू dx का dx। अब आपने करना क्या है भाई, अब आपने कोशिश करनी है नीचे वाली टर्म को ऊपर फॉर्म कर। तो बेशक इंटीग्रेशन के बगैर लिखना चाहो तो लिख दो अभी तो क्या है मेरा क्वेश्चन, बेसिकली है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अब मैं चाहता हूं कि यार सेम ऊपर वाले ऊपर भी जो है ना यही काम हो। मैं चाह रहा हूँ कि यार ऊपर भी किसी तरीके से जो है ना नीचे वाली चीज किसी तरीके से ऊपर बन जाए, ताकि एलसीएम ब्रेक करवाने में आसानी हो जाए। हम करेंगे, हम सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म को बेसिकली ऊपर फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अब ये काम मैं कैसे करूंगा कि देखो, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1। ये टर्म पहले से ऊपर एग्जिस्ट करती है, मुझे पता है। सही है ना, ये टर्म ऊपर पहले से एग्जिस्ट कर रही है, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1। मैं बेसिकली इस टर्म को खत्म करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि भाई ये टर्म यहां से खत्म हो जाए। सही है ना। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं नीचे वाली टर्म को ऊपर फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। नीचे क्या मौजूद है, नीचे मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अब बेसिकली देखो बेटा, हम लोग करेंगे क्या, नीचे वाली टर्म को ऊपर प्लस और माइनस की फॉर्म में लाना है, मगर चूंकि मुझे पता है कि नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्या मौजूद है 2x स्क्वायर, तो मुझे 2x स्क्वायर को कैंसिल आउट करवाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर लेकर आऊंगा। यानी कि नीचे क्या टर्म मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, तो इसको भी पॉजिटिव के 2 से मल्टीप्लाई करवाया, और एक दफा मैं इस टर्म को नेगेटिव के 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो क्या लिखूंगा, नेगेटिव का 2 इंटू एक्स
स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। क्लियर है बेटा? तो एक दफा प्लस में लेकर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बड़ा सिंपल सा काम करना है कि देखो हमारे पास नीचे क्या मौजूद है, हमारे पास नीचे तो एज इट इज का एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 एग्जिस्ट कर रहा है। ऊपर देखो ऊपर क्या हुआ है हमारे पास, अब ऊपर फॉर्म हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1। अच्छा, इस वाले ब्रैकेट को मैं अभी फिलहाल ओपन नहीं करता, आपको समझ में आएगा क्यों नहीं ओपन कर रहे, क्यों, थोड़ी सी लॉजिक अप्लाई करनी है ना यार, सही है ना? इस ब्रैकेट को अभी ओपन नहीं कर रहा, इस वाले ब्रैकेट को मैं डायरेक्टली ओपन कर देता हूं। तो ये प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 एज इट इज। और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो नेगेटिव का 2 अंदर जाके तमाम वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2x स्क्वायर प्लस का नेगेटिव का 5 टू जार 10x एज इट इज, और प्लस का नेगेटिव का 6 टू जार क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 12 हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये होगा 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, और ये नेगेटिव का 5x और प्लस का 1 जाके इस नेगेटिव के 10x, नेगेटिव 12 सिंपलीफाई हो जाएंगे। देखो हम लोगों ने क्या काम करा, मैंने इस पॉजिटिव वाले ब्रैकेट को ओपन नहीं करा, नेगेटिव वाले ब्रैकेट को सिर्फ ओपन किया है, वो भी इसलिए ओपन करे ताकि नेगेटिव का साइन इस पॉजिटिव के 2x स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सके। अब देखो इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि मैं स्टार्टिंग के अंदर इस जुमले को लिख देता हूं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। आगे देखो, अब ये प्लस का 5x और नेगेटिव का 10x क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 5x। फिर ये प्लस का 1 माइनस का 12 क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव का 11 हो जाएगा। और नीचे डिवीजन के अंदर बेटा क्या आ रहा है, नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास आ रहा है सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अब देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करवा देंगे। अब सिंपल तरीके से फाइनली हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम को ब्रेक करवा देना है, सही है ना? इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करना भाई, कोई मसला की जरूरत नहीं है इसको ओपन करने की। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एलसीएम को अगर ब्रेक करवाऊंगा तो बेटा एलसीएम ब्रेक का कैसे करवाते हैं, जो भी नीचे वाली टर्म होती है ना, आप जिन भी दो टर्म्स के ऊपर या तीन टर्म्स के ऊपर अपना एलसीएम ब्रेक करना चाहते हो, नीचे वाली वैल्यू सबके साथ लिखी जाएगी। तो नीचे वाली वैल्यू को एक दफा लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 के साथ, और एक दफा फिर लिख देंगे यहां से, अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5x प्लस का 11। तो एक दफा हम इसके साथ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, सही है ना? अब देखो फायदा क्या हुआ, एलसीएम ब्रेक करवाने से फायदा क्या होगा, इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो फाइनली ये क्या बन गया, ये बन जाएगा 2 माइनस का 5x प्लस का 11। और बेटा देखो नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, डिवीजन के अंदर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। तो आपने देखो फिलहाल अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर एग्जामिनर चाहता ना, एग्जामिनर में थोड़ी सी भी शर्म होती, वो डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन देता, मगर एग्जामिनर ने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं दिया। रिमेंबर दिस थिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लॉन्ग साइड। तो भाई आपने सबसे पहले बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हुए आपने क्या कर लिया, इसको ब्रेक डाउन करके यहां तक लेकर आ गए। अभी भी हमारी ये सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे कि देखो हम यहां तक की वैल्यूज के ऊपर पहुंच गए, ये बहुत सिंपल सा काम है, अपने एलसीएम को ब्रेक करवा दिया। अब देखो फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, कि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि डिवीजन के अंदर नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, हमारे पास डिवीजन के अंदर नीचे आ रही है सिंपल वे के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मिडिल टर्म यहाँ पे ब्रेक करवा दीजिए, मिडिल टर्म ब्रेक करवा के, ताकि आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए ना, कि यार देखो हमें ये बात मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 का मतलब क्या है, कि अगर मैं यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करवाऊं तो कैसे करवाऊंगा, बीच में पॉजिटिव का 5 बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 6 बनना चाहिए, यानी कि प्लस का 3x और प्लस का 2x प्लस का 6, सही है ना? तो हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करवाते हैं तो क्या फैक्टर्स आएंगे, एक आ जाएगा आई गेस x प्लस का 3, और दूसरा आ जाएगा x प्लस का 2, क्योंकि देखो पहली दो टर्म्स में से x अगर कॉमन लोगे और लास्ट टर्म में से आप 2 कॉमन लोगे तो आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यानी कि फाइनली फाइनली मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, हमारे ये सॉल्यूशन क्या बन गया, ये बन गया 2 माइनस का 5x प्लस का 11। और नीचे डिवीजन के अंदर अब देखो इस कंप्लीट टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं फाइनली ये मासूम से फैक्टर्स लिख सकता हूँ। अब देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन हमें लग रहा है, क्यों लग रहा है बेटा, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कि अब ये केस नंबर 1 बन चुका है। भाई बात समझ रहे हो हमने क्या काम करा है, मैं सारी बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको दे सकता है। सिमिलरली जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 11 करे थे ना, जिसमें सेक स्क्वायर और कोसेक वाले आ रहा था, वो क्वेश्चन भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, मार्क कर लीजिएगा उनको भी, इस एक्सरसाइज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। तो भाई देखो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आपको बेसिकली जो है ना सेम तरह के वेरिएबल्स गिवन है ऊपर नीचे और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें मालूम है इंटीग्रेशन में डिवीजन फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम मेथड को यूटिलाइज करेंगे, प्लस
माइनस कांस्टेंट मेथड को यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद आपने सिंपल फंक्शन को ब्रेक डाउन करा कि भाई नीचे वाली टर्म को आप प्लस माइनस की फॉर्म में ऊपर लेकर आए। एक दफा मैंने प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करवा के लेकर आ रहा हूँ, एक दफा नेगेटिव के 2 से मल्टीप्लाई करवा के लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद एक जैसी टर्म जो कैंसिल आउट होती कैंसिल आउट कर दी है, इस टर्म को मैंने एक साथ रहने दिया, इस टर्म को मैंने एक साथ रहने दिया, एलसीएम को ब्रेक करवाया, एलसीएम ब्रेक करवाने के बाद ये वैल्यू बन गई मेरे पास। और फिर सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर ब्रेक डाउन करवा दिया और ब्रेक डाउन करवा के फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। अब हमारा क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है इजीली। हम हो सकता है कोई बच्चा सोचे सर ये काम हम डायरेक्टली कर लेते हैं ना, डायरेक्टली हम फैक्टर्स में ब्रेक करवा देते हैं यहीं पे। मगर मेरा बेटा देखो उस सूरत में ऊपर भी स्क्वायर बेस्ड टर्म होती तो हम ऊपर में पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करवाना हमारे लिए अजाब बन जाता, हमारे लिए सॉल्व करना भी मुश्किल बन जाता। अब क्वेश्चन कितना मजे का लग रहा है चुका है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि हमने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा दिया है। तो बेसिकली अब मैं अपने क्वेश्चन पे अगर इंटीग्रेशन भी अप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है 2 माइनस का 5x प्लस का 11 और नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, डिवीजन के अंदर मौजूद है x प्लस का 3 और आगे क्या है x प्लस का 2 इंटू dx का dx। अब आप फाइनली इंटीग्रेशन को अगर बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई करवा दीजिए तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना हलवा बन चुका है। क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक दफा 2 के ऊपर जाएगी और एक दफा इस टर्म के ऊपर जाएगी, तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन एक दफा किसके पास चली जाएगी, 2 के पास, फिर नेगेटिव का साइन, और इंटीग्रेशन एक दफा किसके पास चली जाएगी, ये चली जाएगी 5x प्लस का 11 और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है x प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस का 2 इंटू dx का dx है ना भैया। अब आपने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना है इसको। कैसे सॉल्व करोगे भाई, 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो 2 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर की इंटीग्रेशन कैसे ली जाती है, कांस्टेंट नंबर को आप पहले लिख देते हो और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही थी वेरिएबल आ जाता है, आगे नेगेटिव का साइन। और जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटीग्रेशन अब कैसे लेनी है इसका आइडिया बेटा आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है 5x प्लस का 11 नीचे डिवीजन के अंदर है x प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस का 2 और आगे dx का dx। तो भाई देखो आगे इंटीग्रेशन अब कैसे ली जाएगी उसका आइडिया आपको भी है मुझे भी है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर अल्फा कह दूंगा। और जाहिर सी बात है अब चूंकि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा तो इस टर्म को मैं अलहदा से ले जाके लिखता हूँ 5x प्लस का 11 नीचे डिवीजन में क्या है x प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस का 2। सिंपल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लेंगे मेरा बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर ए फॉर्म हो रहा है। देखो बेटा यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन हमसे क्या कहता था कि भैया जितने भी आपके पास लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे होंगे तो भैया उतने ही लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर आप अननोन्स को सपोज करते हो। तो देखो पहला लीनियर और डिफरेंट फैक्टर क्या आ रहा है, एक्स प्लस का 3 आ रहा है, दूसरा लीनियर और डिफरेंट फैक्टर क्या आ रहा है मेरा बेटा, ये x प्लस का 2 आ रहा है। तो हमने दोनों के ऊपर सपोजिशन करवा ली, सही है ना। अब सिंपल तरीके से आपने क्या करना है बेटा, एलसीएम को लेना है, एलसीएम लेना सबको मैंने सिखाया हुआ है। तो भाई देखो यहाँ पे ऊपर क्या मौजूद है 5x प्लस का 11 नीचे डिवीजन में आ रहा है x प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस का 2, सही है ना बेटा। यहाँ पे सिंपल अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो बेटा एलसीएम लेना सबको आता है, एलसीएम कैसे लेते हैं, तो भाई देखो सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस का 3 जाके x प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये a जाके सिंपली क्या हो जाएगा x प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा और b जाके सिंपल तरीके से x प्लस के 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कैंसिलेशन हो गई तो मेरे पास सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5x प्लस का 11 इंटू a का a आगे क्या है x प्लस का 2 प्लस का b और x प्लस का 3 एडिटिस का एडिटिस, सही है ना। तो इसको मैंने अपनी इक्वेशन नंबर बीटा का नाम दे दिया। चूंकि यहाँ पे साफ तौर पर दिख रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का पहला केस बन रहा है लीनियर डिफरेंट फैक्टर्स वाला, तो अब आगे सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ही बच्चों वाली है और आप लोगों को वो बहुत ही तरीके से समझा भी चुका हूँ कि बेटा अब करना क्या हम लोगों ने, सिंपल तरीके से जितने भी अब फैक्टर्स आ रहे हैं उनको बारी बारी जीरो पे सपोज करवाएंगे। देखो बेटा हमारे पास पहला फैक्टर क्या है x प्लस का 2, इसको जीरो पे सपोज करवाऊंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव के 2 के बराबर। सिमिलरली देखो मेरा प्यारा बेटा मेरे पास दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस का 3, इसको भी जीरो पे सपोज करवाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 3, सही है ना। इनको मैं सिंपल तरीके से अपनी वैल्यूज को अगर प्लॉट करवाऊं तो क्या बन जाएगा, मैं सिंपल तरीके से क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पुटिंग x is equal to negative 2 किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर बीटा। यानी कि पहले मैं x की वैल्यू नेगेटिव 2 को इक्वेशन बीटा में प्लॉट करवा दूंगा तो x की वैल्यू नेगेटिव 2 डालने पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 5 का 5 x की जगह पे नेगेटिव का 2 आ जाएगा प्लस का 11 इक्वल टू के बाद a का a x की जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 2 प्लस का 2, आगे क्या हो जाएगा b का b x की जगह पे नेगेटिव का 2 प्लस का 3। सिंप्लीफाई से आप करवा दो तो बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया और सिंपल वे में यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 इंटू 2 नेगेटिव का 10 प्लस का 11 नेगेटिव का 2 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1, तो b की वैल्यू +1 b आ गई मेरे पास। तो बेटा मेरा प्यारे शागिर्दों b का आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 10 प्लस का 11 ऑब्वियसली पॉजिटिव का 1 होगा तो b का आंसर तो मेरे पास पॉजिटिव का 1 आ गया। सिमिलरली अब हम लोगों ने क्या करना है, x की
वैल्यू को प्लॉट करवाएंगे ताकि मेरे पास दूसरा आंसर आ जाए, कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो भाई दूसरा वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वो भी बहुत सिंपल है। अच्छा बहुत सारे बच्चे जो है ना फैक्टर्स को आगे पीछे कर देते हैं। लेट सपोज किसी बच्चे ने x+2 फैक्टर पहले ले लिया, x+3 बाद में ले लिया, तो उनके a और b ऊपर नीचे होंगे, तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है ना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा फैक्टर रखूंगा, अब मेरे पास दूसरी x की वैल्यू क्या है, -3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुटिंग x इज इक्वल टू -3 किसके अंदर, अगेन इक्वेशन बीटा, इन इक्वेशन नंबर बीटा। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास 5 का 5 एज इट इज x के अंदर, x की वैल्यू -3, आगे क्या है, आगे है प्लस का 11 इक्वल टू के बाद a का a, x के अंदर नेगेटिव के जो भी x की वैल्यू आ रही है x के अंदर x की वैल्यू को डालेंगे, आगे प्लस का 2 एज इट इज प्लस का b एज इट इज अगेन x के अंदर x की वैल्यू को आपने प्लॉट बैक करवा दिया, सही है ना। तो जहां जहां x आ रहा था हमने x की वैल्यू को डाल दिया। अब देखो बेटा ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 5 आपके 5 3 15, नेगेटिव का 15 प्लस का 11, जाहिर सी बात है भाई नेगेटिव का 15 प्लस के 11 आपको फॉर्म करके देगा सिंपल तरीके से क्या, नेगेटिव का 4, बिल्कुल ऐसे ही है सर जी। क्या बन जाएगा, ये बन गया नेगेटिव का 4 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 3 प्लस नेगेटिव का 1, ये बन जाएगा नेगेटिव का 1 इंटू ए। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जाहिर सी बात है हमारे पास a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 के बराबर। a की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी बेटा, 4 के बराबर आएगी। और हमारा क्वेश्चन तकरीबन अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच चुका है। अब आपने सिंपल a और b को उठा के इक्वेशन नंबर अल्फा में प्लॉट करवा देना है। तो भाई हमारी मासूम सी इक्वेशन अल्फा क्या थी, देखो कितनी मासूम सी है। मतलब इसमें इस क्वेश्चन को लोग कहते हैं मुश्किल है, मुझे बताओ बेटा क्या मुश्किल है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट यार। अब मैं सिंपल तरीके से अब क्या लिखूंगा, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर अल्फा, पुटिंग putting values in equation alpha, putting values in equation alpha। तो भाई देखो हमें ये बात मालूम है, आई गेस मुझे बताने की नीड तो नहीं पड़नी चाहिए कि देखो आपके पास इक्वेशन नंबर अल्फा के अंदर जो ये वाली टर्म थी, इसी टर्म से बेसिकली हमें मिला था ना a डिवाइडेड बाय x+3 और b डिवाइडेड बाय x+2। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 2x का 2x माइनस का इंटीग्रेशन और 5x प्लस का 11 और डिवीजन के अंदर ये जो आ रहा है ना x+3 डिवाइड बाय x+2, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे जब हम लोगों ने ब्रेक करा तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही है 4, नीचे डिवीजन में क्या आ गया x+3, b की वैल्यू क्या आ रही है 1 और नीचे डिवीजन में क्या आ गया x+2 इंटू dx का dx। क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप पहले ये शो करवाओ कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसमें प्लॉट कर रहा हूँ, फिर इक्वेशन अल्फा में प्लॉट करूँ, डायरेक्टली प्लॉट भी कर सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा है, सही है ना। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x का 2x नेगेटिव का 4। अब आप इंटीग्रेशन को बेसिकली अप्लाई करवा दीजिए, तो इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय या 1 डिवाइडेड बाय x प्लस के 3 इंटू डी के ऊपर, फिर प्लस का साइन, इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय x+2 इंटू डी के ऊपर, सही है ना। अब देखो मेरे पास ये क्या बन गया, ये मेरे पास आ गया सिंपल 2x का 2x माइनस का साइन, तो यहाँ पे आ गया 4 का 4 और इंटीग्रेशन 1/x+3 की क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी ln x+3 प्लस का साइन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x+2 की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ln x प्लस का 2, बाहर प्लस का c एडिटिस का एडिटिस। अब जब आप ब्रैकेट को ओपन करवाओगे तो तमाम वैल्यूज जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इट शुड बिकम 2x माइनस का 4 ln का ln इंटू x प्लस का 3, प्लस माइनस का माइनस, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा ln का ln x प्लस का 2, आगे हो जाएगा प्लस का c। तो इस तरीके से बेटा देखिए हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाइड हो गया, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया और हर चीज सॉल्व हो गई। तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन था। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स बच्चे को इसलिए लगते हैं कि लंबे हो जाते हैं, मगर बिलीव मी ये जो आपके जो इररेड्यूसिबल फैक्टर वाला क्वेश्चन था, या जहाँ पे लीनियर डिफरेंट और रिपीटेड फैक्टर्स थे, उससे तो आसान क्वेश्चन है यार, उससे तो हलवा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो बच्चा कंफ्यूज होएगा। अब देखो पहचानोगे कैसे, सिंपल वे में पहचान सकते हो क्या, अगर आपके पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और आपके पास सेम तरह की पावर बेस्ड वेरिएबल आ रहे हैं, यानी कि ऊपर भी देखो एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यानी कि वेरिएबल्स की पावर्स कैसी है, सिमिलर है, तो आप पहचान जाओगे यार इसको पहले एलसीएम मेथड के ऊपर सिंपलीफाई करवाना है या प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड पे सिंपलीफाई करवाना है, उसके बाद आपने फिगर आउट इसको करवाना है, उसके बाद आपने सिंपल तरीके से इसको क्या करवाना है, उसके बाद आपने सिंपल तरीके से उसको क्या करवाना है, फर्दर सिंपलीफाई करवाना है और पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करवाओगे। सो व्हेन यू विल बी अप्लाइंग द पार्शियल फ्रैक्शन, तो वो सिंपल तरीके से आप सिंपलीफाई हो जाएंगे और इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग किस तरीके से सिंपलीफाई कर रहे होंगे, अगेन आपको देखने में पता नहीं चलेगा दैट दिस इज द कांसेप्ट ऑफ अ पार्शियल फ्रैक्शन, बट हाउ आई विल बी एनालाइजिंग दैट दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट फ्रॉम द पार्शियल फ्रैक्शन, कि देखो आपके पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, कभी भी दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर डायरेक्टली डिवीजन फॉर्मूला तो नहीं है, आप या तो पावर फॉर्मूला यूटिलाइज करोगे या फिर आप किसी और मेथड के ऊपर जाओगे, पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, एलन शॉर्टकट फेल हो गया, डिवीजन के
कॉन्सेप्ट को आपको आइडिया नहीं है। तो सिमिलरली हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड के ऊपर जाएंगे, बिकॉज वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि पार्शियल फ्रैक्शन ही वो कॉन्सेप्ट होगा जिसके जरिए क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मगर दिखने में ये क्वेश्चन भी पार्शियल फ्रैक्शन कभी नहीं लग रहा, क्योंकि सर यहाँ पे तो देखे ना हमारे पास कोई फैक्टर्स ही नहीं बन रहे। इसका मतलब क्या, फैक्टर्स भी आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, मगर उसके ऊपर भी बाद में जाएंगे। अभी अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास ये दो फंक्शंस जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जो स्पेशल तरह की, ऊपर देखो आपके पास x की पावर बड़ी आ रही है, नीचे x की पावर छोटी आ रही है, यानी कि ऊपर एक्स क्यूब आ रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब हम डिवीजन के शॉर्टकट नंबर 2 को अप्लाई करेंगे, दैट इज बेसिकली प्लस माइनस एलसीएम मेथड। अब देखो ये प्लस माइनस एलसीएम मेथड हमसे कहता क्या है, तो बेटा देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को एडिट एक दफा पहले तो लिख पा दूंगा, क्वेश्चन को एडिट एक दफा मैं लिख दूंगा। अब देखो क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस का 3x, आगे आ रहा है प्लस का 1। और देखो नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास आ रहा है सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14 इंटू dx का dx। सिंस आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग, यार ये दो पर्टिकुलर फंक्शंस आपस के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, और ये अभी आपके पास जो टर्म्स आ रही है ना, पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर भी सॉल्व नहीं कर सकते। हमें मालूम है यार ये दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले इनको बेसिक अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट के ऊपर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले इन टर्म्स को बेसिक डिवीजन कॉन्सेप्ट के ऊपर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मेरे पास जो टर्म आ रही है वो टर्म क्या है, एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 1 ऊपर, और नीचे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14। यहाँ पे हम प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड को यूटिलाइज कर ले तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि बेटा ऊपर आपके पास एक्स क्यूब आ रहा है, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ऊपर एक्स की पावर बड़ी आ रही है, नीचे एक्स की पावर छोटी आ रही है। तो हाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा भाई, अब देखो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल तरीके से दोनों फंक्शंस को आपस में डिवाइड करवाएंगे। देखो हम लोग यहाँ पे क्या मेथड यूज कर रहे हैं, तो मैंने आपको ये बात पहले भी पढ़ाई थी, दोबारा बता देता हूँ बेटा। कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास अगर फंक्शन ऊपर बड़ा आ रहा हो और नीचे कोई भी वैल्यू आपके पास छोटी आ रही होती है ना, कोई भी वैल्यू छोटी आ रही हो आपके पास नीचे, यानी कि ऊपर आपके वेरिएबल की पावर बड़ी आ रही है, नीचे आपके वेरिएबल की पावर छोटी आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम यहाँ पे यूज करते हैं डिवीजन मेथड, एलसीएम मेथड, जो बचपन में आप पढ़ते थे भाई, सिंपल अंडर रूट वाला मेथड। सही है ना, तो हम सेम काम यहाँ पे करेंगे कि भाई मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे डिवाइड करवाऊंगा इन दोनों फंक्शंस को। देखो ऊपर बड़ी वाली जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है मेरे पास, वो आ रही है एक्स क्यूब, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है प्लस का 3x, आगे आ रहा है प्लस का 1। किससे डिवाइड करवाना है मेरा बेटा, इसको डिवाइड करवाना है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 14 से, तो भैया इसको इससे डिवाइड करवा देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है भाई, बहुत सिंपल चीज है। आप लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा होता है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको डिवाइड करवाना है। अब कैसे डिवाइड करवाएंगे, देखो खुद सोचो। आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 के अंदर सबसे पहले पहली टर्म को देखो, एक्स क्यूब आ रहा है, मुझे एक्स क्यूब को कैंसिल करना है। खुद सोचो यार, मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे किस टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगा एक्स क्यूब बनेगा। आप बोलोगे सर एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं, तो जाहिर सी बात है जब एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब होगा। अब बेटा शादी में तो हम नहीं बैठे हुए कि एक्स सिर्फ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो, जाहिर सी बात है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा इवेंचुअली। तो एक्स जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 5x स्क्वायर बन जाएगा। एक्स जब नेगेटिव के 14 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 14x। सिंपल तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं टर्म्स को। अब देखो कभी भी मैथ्स में सब्ट्रैक्शन जब होती है तो तमाम टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, सही है ना। तो देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 3x और 5x स्क्वायर है, ये तो कैंसिल नहीं हो सकते आपस में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का 5x स्क्वायर, आगे देखो प्लस का 3x है और x वाली टर्म ये आ रही है, तो 3 प्लस का 14 क्या हो जाएगा, 14 में अगर मैं 3 का इजाफा करूंगा तो जाहिर सी बात है किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा प्लस के 17x के बराबर, और आगे प्लस का 1 एज इट इज का एज इट इज। अब अगेन पहली टर्म पे फोकस करो, देखो इसको कैंसिल आउट करवाना है। तुम खुद सोचो मैं एक्स स्क्वायर को ऐसी किस टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊं कि नेगेटिव का 5x स्क्वायर बन जाए। जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर नेगेटिव के 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो इवेंचुअली ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 5x स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 5 जब 5x से मल्टीप्लाई होगा इट शुड बिकम 5 5 नेगेटिव के अंदर 25x, और आगे क्या हो जाएगा कि देखो सिंपल नेगेटिव का 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव का 5x स्क्वायर बन गया, नेगेटिव का 5 जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 25x बन जाएगा, फिर नेगेटिव का 5 जब नेगेटिव का 14 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 14 5 जर क्या होता है 70 के बराबर। अब हम इसको बैठ के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगेन जब मेरा बेटा टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो तमाम वैल्यूज के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 17 प्लस का 25, 17 प्लस का 25 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 42x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में से अगर मैं 70 को माइनस करूंगा तो इट शुड बिकम 69, क्या बन जाएगा मेरा बेटा 69 के बराबर। अब देखो यानी कि कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि भाई हमने अपनी कंप्लीट टर्म को जब डिवाइड करवाया तो डिवाइड करवाने के बाद क्या आंसर आ रहा है। देखो अब आंसर लिखने का तरीका समझो, बहुत से बच्चों को एक तो आंसर लिखने का तरीका नहीं आता होता भाई, इसको रफ वर्क के ऊपर जो है ना, मेरी इस एग्जांपल को याद रखिएगा, बिलियन डॉलर्स की एग्जांपल है, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, इतनी बड़ी एग्जांपल है कि लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 9 को क्या करवाना है, 2 पे डिवाइड करवाना है, तो 2 4 जार 8 होता है, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। अब देखो ये जो आपकी टर्म कहलाती है ना, इसको मैथ्स में कहा जाता है क्वोशंट, इसको मैथ्स में कहा जाता है
आता है डिवाइजर या डिवाइडेंट, और ये आपके पास क्या होता है, आपका रिमाइंडर होता है। अक्सर बच्चों को चंद बेसिक बातें नहीं पता होती। बेटा कल को यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में जाओगे ना, तो आईवीए के अंदर, लम्स के अंदर, फास्ट के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत आता है, क्वोशंट का, रिमाइंडर थ्योरम का, ये डिवाइजेंट का या डिवाइडेंट का। तो भाई देखो, आपके पास जो वैल्यू बच जाती है उसको रिमाइंडर कहते हैं, जिसको जो आपका नंबर जिससे मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आता है वो आपका क्वोशंट होता है, एंड द डिवाइडेंट इज बेसिकली द नंबर जिससे आप डिवाइड करवा रहे हो। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है भाई, लिखते कैसे हो, तो देखो बेटा इसको लिखते कैसे हैं। आपके पास जो भी आपका क्वोशंट आता है, जो भी आपका क्वोशंट होता है ना, सबसे पहले वो लिखा जाता है, सही है ना। अब आपका जो भी रिमाइंडर है, अगर तो पॉजिटिव में आ रहा है तो नॉर्मली साइन नहीं लगाते, वरना आप प्लस का 1 लिख सकते हो। तो जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है वो लिखा जाएगा, और जो भी आपका डिवाइडेंट था, यानी कि जिस टर्म से आपने डिवाइड करवाया था, नीचे वो आता है। तो इसको लिखते कैसे हैं कि भाई 4 2 8, 8 प्लस का 1 9, 9/2 बेसिकली आपने, आपका ओरिजिनली क्वेश्चन था 9/2, तो 9/2 को फ्रैक्शनल की फॉर्म के अंदर आप कैसे लिखोगे, इस फॉर्म में लिख रहे होगे, सही है ना। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि भाई 9/2 को जब मैंने डिवाइड करवाया तो होल फ्रैक्शन बेस फॉर्म के अंदर इसका आंसर क्या होता है, ये होता है, सही है। अब बीच में जो भी साइन आता है ना, वो प्लस का साइन, ऐसे यहाँ पे कोई साइन अगर नहीं लगाया हुआ इसका मतलब प्लस का साइन है, बट अगर माइनस होगा तो माइनस, रिमाइंडर अगर होगा तो भाई रिमाइंडर के अंदर माइनस साइन लाजमी लगते हैं। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है, 4 2 8, 8 प्लस का 1 9, 9/2, सही है ना। तो अब जरा यहाँ पे समझो, ये बात मैंने क्यों पढ़ाई आपको, मैंने आपको इसलिए पढ़ाई कि अब जरा यहाँ पर आओ। तो भाई देखो, हमने जब इन दो टर्म्स को आपस के अंदर डिवाइड करवाया, हमने जब एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस के 1 को डिवाइड करवाया किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 14 के साथ, तो गौर से देखो, आपका यहाँ पे क्वोशंट क्या आया, आपका क्वोशंट आया x माइनस के 5 के बराबर, सही है ना। बीच में साइन लगाओ प्लस का, सही है। आपका रिमाइंडर क्या आया, आपका रिमाइंडर आया 42x माइनस का 69, और डिवाइडेंड आपका क्या था, यानी कि जिस टर्म से आप डिवाइड करवा रहे थे, दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14। तो अब आपने जब अपने क्वेश्चन को डिवाइड करवाया, तो डिवाइड करवाने पे बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। हमारे पास जब हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाया, तो सिंप्लीफाई करवाने के बाद बेटा क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। मुझे बताइए, यहां तक की बात पल्ले पड़ती है सारे बच्चों को, कोई मुश्किल काम नहीं करा। देखो कोई यहाँ पे मुश्किल स्टेप नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट स्टेप नहीं है। सिंपल तरीके से दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं डायरेक्टली, आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन में डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता डिवीजन का, तो हमने पहले इनको बेसिक डिवीजन कॉन्सेप्ट के ऊपर सिंप्लीफाई करवाया, सिंप्लीफिकेशन इनकी करवाई। जब सिंप्लीफिकेशन हमने करवा दी है, अब उसके बाद ये वैल्यू बन गई। वैसे बाय द वे अभी भी मैं इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरा क्वेश्चन ऑल्दो क्या बन चुका है, अभी मेरा क्वेश्चन क्या बन चुका है, अभी मेरा क्वेश्चन बन चुका है कि भाई इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन x माइनस का 5, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है प्लस का 42x, आगे आ रहा है माइनस का 69, और देखो नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, डिवीजन के अंदर मेरे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14, और बाहर क्या है, बाहर मेरे पास है dx का dx। तो बेटा देखो, मैं अभी भी इस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, आई कैन नॉट सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई कैन नॉट यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टिल। उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो इंटीग्रेशन इन दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगी, मगर यहाँ पे तो अगेन अभी डिवीजन मेथड हो रहा है, अभी तो अगेन मुश्किल चीज आ रही है, अभी तो अगेन राहों के अंदर हमारे पास कांटे बिछे हुए हैं। तो अभी हमने क्या करना है, जल्दी से देखो, अगर गौर से आप यहाँ पे देखो तो आपको नीचे इक्वेशन गिवन है, तो अब मैं इस नीचे वाली इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करवा के फैक्टर्स में ब्रेक करवा देता हूँ। तो सर ये काम हमने पहले ही क्यों नहीं करा था, हो सकता है किसी मासूम से बच्चे के जहन में क्वेश्चन आए। तो बेटा ये काम पहले हमने इसलिए नहीं करा था क्योंकि देखो, आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन को यूटिलाइज करवा रहे हो तो ऊपर भी आपके पास क्यूब की या स्क्वायर की पावर नहीं होनी चाहिए ना, आपका क्वेश्चन बनना बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। इसलिए हिस्से के अंदर पहले हिस्से के अंदर जो हमने एलसीएम मेथड अप्लाई करा, वो इसलिए अप्लाई करा कि यार ताकि मेरे पास एक कंप्लीट टर्म पहले थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं करूंगा ना तो अदरवाइज ये बहुत मुश्किल बन जाएगा, सॉल्व भी नहीं कर सकता पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन करना इनकी बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि यार पहले तो हम लोगों ने ऊपर वाली टर्म को ब्रेक डाउन करा, ऊपर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करवाया, उसके बाद अब जब ऊपर वाली टर्म सिंप्लीफाई हो गई है, अब मैं इस नीचे वाली टर्म को देख सकता हूँ। नीचे वाली टर्म तो यार सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, नीचे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14, इट इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करवाएंगे तो ब्रेक डाउन करवाने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। और देखो बेटा 14 को अगर मैं दो हिस्सों में ब्रेक करवाता हूँ, ऐसे कि बीच में 7 आए, बीच में 5 आए, तो 7 2 इज 14, साथ में से 5 निकालेंगे तो 5 बचेगा, बिल्कुल ऐसी है सर जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो यानी कि क्या आ सकता है बीच में, 7x माइनस का 2x ना, साथ में से 2 निकालने के ऊपर, तो 7x माइनस का 2x और माइनस का 14 एज इट इज। तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे सिंपल तरीके से किस किस के बराबर, भैया एक फैक्टर सर आ जाएगा x प्लस का 7
और दूसरा ऑब्वियसली x माइनस का 2 होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है नेगेटिव के 2 को कॉमन लेंगे आप लोग। तो बेटा सिंपल तरीके से आपको दो फैक्टर्स आ गए, तो यानी कि अब फाइनली मैं क्या कह सकता हूं, मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन x माइनस का 5 प्लस का 42x माइनस का 69। देखो डिवीजन के अंदर क्या है, इस टर्म के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं सर, एक फैक्टर आ रहा है x प्लस का 7 सर, दूसरा फैक्टर आ रहा है x माइनस का 2 और बाहर dx का dx। अब फाइनली अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करवाओगे तो इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के पास चली जाएगी, एक दफा इंटीग्रेशन इस टर्म के पास जाएगी, एक दफा इस टर्म के पास जाएगी, सही है ना। तो भाई सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देते हैं। तो इंटीग्रेशन एक दफा चली जाएगी x के पास, फिर इंटीग्रेशन एक दफा जाएगी 5 के पास, क्योंकि देखो x माइनस का 5 भी तो प्लस माइनस फॉर्म में ही है ना। तो इंटीग्रेशन एक दफा चली जाएगी 5 के पास, और फिर पॉजिटिव के साइन के बाद एक दफा ये इंटीग्रेशन चली जाएगी 42x माइनस का 69, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या है मेरा बेटा, डिवीजन के अंदर है x प्लस का 7 इंटू एक्स माइनस का 2, और देखो बाहर dx का dx। अब आप इसको एक या तो सिंप्लीफाई पहले करवा लें थोड़ा सा, फिर आप इसको इक्वेशन अल्फा कह लें, बात एक ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे x के ऊपर डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 5 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सिंपल 5x आ जाएगा। और यहाँ पे अब तो आपको पता है कि मेरा बेटा क्या है भाई, अब तो बहुत हलवा बन चुका है मेरा बेटा, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के। यहाँ पे अब हम लोगों ने सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करवाना है। वी विल बी अप्लाइंग द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हियर एंड द क्वेश्चन विल सिंपली सॉल्व। भाई मुझे बताओ, लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मुश्किल है, अरे भाई क्या मुश्किल है, बोलो बताइए, आसान है कि नहीं आसान। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से अब इसको इक्वेशन अल्फा का नाम दे दिया हम लोगों ने। अब सिंपल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एज वी नो डेट, तो 42x माइनस का 69 को आपने सिंपल क्या करवाना है, पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर ब्रेक करवा देना है। तो भाई सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर ब्रेक करवाना है। पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर ब्रेक कैसे करवाएंगे कि भाई मेरे पास साफ तौर पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास डिवीजन के अंदर लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं। तो बेटा कभी भी हमारे पास अगर डिवीजन के अंदर लीनियर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जितने भी लीनियर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उतने अननोन हम लेकर आ जाते हैं। जस्ट सपोज दी अननोन्स, तो x प्लस का 7 मेरा एक फैक्टर आ रहा है, और मेरा दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, प्लस का b डिवाइडेड बाय x माइनस का 2। सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम लेंगे और कार्डन बीटी करेंगे, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो एक स्टेप डायरेक्टली। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 42x माइनस का 69 a इंटू एक्स माइनस का 2 और प्लस के साइन के बाद b इंटू एक्स प्लस का 7। तो भाई आप इस स्टेप को थ्रू आउट द इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्टली कर सकते हो। मैंने नहीं करवाया आपको लास्ट क्वेश्चन में, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया होना चाहिए कि देखो यहाँ पे हमने क्या काम करा। डायरेक्टली आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना सबको सिखा चुका हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे एलसीएम लिया, तो आपके पास फिर आपके पास जब एलसीएम को कैंसिल आउट करवाते हो, यानी कि इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, नीचे वाली टर्म को कैंसिल आउट करवाओगे, फिर आप इक्वेशन बीटा बनाते हो। मगर अगर आप चाहो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कि आपने सिंपली ऊपर वाली वैल्यू लिखी और यहाँ से आपने ये जो इसके सेकंड टर्म के नीचे फैक्टर था उसको दूसरी तरफ लिखा, और जो इस टर्म के नीचे फैक्टर था उसको दूसरी तरफ लिखा। या तो एक आसान तरीका पता है क्या होता है इसका, वैसे मैं एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट बड़े मजे का है इसका, कि भाई अगर आपको इसमें जो परेशानी होती है ना कि सर किसके नीचे क्या आएगा, तो भाई हमेशा देखो जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ना उस टर्म से मल्टीप्लाई करवा दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ना x प्लस का 7 इंटू एक्स माइनस का 2, तो इससे आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो। तो मल्टीप्लाई अगर मैं पूरी इक्वेशन को करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है ये वाली टर्म तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 42x माइनस का 69 इक्वल टू का साइन। अब देखो a के नीचे ऑलरेडी x प्लस 7 है, तो a के साथ क्या आएगा, a के साथ आएगा x माइनस का 2। आगे देखो b के नीचे x माइनस का 2 है, तो b के साथ क्या आ जाएगा, b के साथ आ जाएगा x प्लस का 7। सही है ना मेरा प्यारा बेटा। तो यानी कि इस तरीके से हमारे पास ये मेरी इक्वेशन नंबर बीटा बन गई। जब इक्वेशन नंबर बीटा हमारी बन गई ना फाइनली, अब देखो हम लोगों ने करना क्या है, अब हम लोगों ने सिंपल तरीके से क्या काम करना है, सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे अपने फैक्टर्स को बारी बारी जीरो पे सपोज करवाना है। जीरो पे सपोज करवाने के बाद बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, सिंपल तरीके से फैक्टर्स को यहाँ से बारी बारी जीरो पे सपोज करवा के इक्वेशन बीटा में डालना है ताकि अननोन की वैल्यूज आ सके। तो देखो मेरा पहला फैक्टर क्या आ रहा है, मेरा पहला फैक्टर है x माइनस का 2, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ सिंपल तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के बराबर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर बीटा, यानी कि सिंपल x की वैल्यू 2 को इक्वेशन बीटा में डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से। इसको आप किस तरीके से लिखोगे भाई, किसी भी तरीके से बेसिक वे में हम लोगों ने कम्युनिकेट करना है एग्जामिनर को, तो क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा पुटिंग x is equal to 2, पुटिंग x is equal to 2 in equation बीटा। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 42 का 42, x के अंदर आप x की वैल्यू को प्लॉट करवा दीजिए, आगे क्या आ रहा है नेगेटिव का 69 इक्वल टू के बाद a का a, x के अंदर क्या आ रहा है x की वैल्यू, आगे 2 माइनस का 2 प्लस का b एडिटिस का एडिटिस, x के अंदर क्या आ रहा है x की वैल्यू, सिंपलीफाई करवा दीजिए। तो बेटा x से x को कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 2, तो 42 2 क्या हो जाएगा, 2 2 2 4 and 4 2 is 8, 84 माइनस का 69 का 69 इक्वल
इक्वल टू के बाद बी 7+2 8 और 9, 7 में 2 का इजाफा करो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होता है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 9 के बराबर। अब अगर आप इसको सिंपलीफाई करवाने के ऊपर जाओगे तो बेटा आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, भाई बहुत सिंपल सा है ना यार। अगर मैं 84 में 69 को माइनस करवाऊं और फिर इसको क्या करवा दूं, इसको मैं डिवाइड करवा दूं किसके साथ, 9 के साथ, इसको मैं क्या करवा दूं 9 में डिवाइड करवा दूं, क्या बन जाएगा मेरा बेटा 84 माइनस 69, ये होता है 15 के बराबर, तो 15 डिवाइडेड बाय 9 किसके बराबर आएगा, 5/3 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 5/3 के बराबर। इसी तरीके से अब की बारी में नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब दूसरा फैक्टर को सपोज करवाएंगे, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे शो करवा देता हूँ। अब की बारी में देखो दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास सिंपल तरीके से दूसरा फैक्टर किसके बराबर है, पुटिंग x इज इक्वल टू, हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या था भैया, दूसरा फैक्टर है x प्लस का 7, तो भैया हमारे पास जो x प्लस का 7 है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर आ रहा है किसके, सिंपल तरीके से यहाँ से बराबर आ जाएगा x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 7 के। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, x की वैल्यू -7 को अपनी इक्वेशन में प्लॉट करवाएंगे, और जो सेकंड फैक्टर है वो कहाँ से आया है, हमारा सेकंड फैक्टर आया x इज इक्वल -7 से। तो कैसे आया बेटा, देखो हमारे पास जो सेकंड फैक्टर था वो क्या था, हमारा सेकंड फैक्टर था x प्लस का 7, सही है ना, इसको जब 0 पे सपोज करवाया तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x की वैल्यू बराबर आएगी -7 के। तो देखो हम सिंपल तरीके से x की वैल्यू -7 को किसमें प्लॉट करवाएंगे, इक्वेशन नंबर बीटा के ऊपर प्लॉट करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 42 का 42, x की जगह पे नेगेटिव का 7 आपने प्लॉट करवाना है। अब की बारी में नेगेटिव का 69 एडिस का एडिस इक्वल टू के बाद a का a, x के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव का 7 नेगेटिव का 2 एडिस, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है प्लस का b एडिस का एडिस, x के अंदर नेगेटिव का 7 प्लस का 7, तो मेरा बेटा सिंपलीफाई करवाओ तो 0 बन गया। अच्छा भाई नेगेटिव का 7 नेगेटिव का 2 क्या बनेगा, नेगेटिव का 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ पे क्या होगा 42 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो भाई कैलकुलेटर हाथ पे रखो, 42 इंटू 7 क्या हो जाएगा, तो 294, 294, और अगर मैंने क्या करवाना है, अच्छा नेगेटिव का 294 होगा, तो नेगेटिव का इसका मतलब क्या 69 का इजाफा होगा, और फिर मैं जब 9 से इसको डिवाइड करवाऊंगा तो आंसर क्या आएगा 121 डिवाइडेड बाय 3। तो ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी मेरा बेटा, ए की वैल्यू आएगी आपके पास पॉजिटिव का 121 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि देखो यहाँ से भी नेगेटिव जो वैल्यू होगी और यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आपस में क्या कर देगी, दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो गया। क्योंकि देखो असल मसला ही क्या होता है, अननोन होता है ना, असल फसाद की जड़ कौन होती है, अननोन होता है, असल फुप्पो कौन होती है हमारे पास, अननोन की होती है। तो इसका मतलब जब अननोन निकाल लिया अब तो क्वेश्चन हल हुआ है भैया। अब क्या करना है, सिंपल तरीके से इक्वेशन अल्फा को कॉपी पेस्ट मारो, इक्वेशन अल्फा के अंदर जहां ए और जहां बी है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर वहां पे सिंपलीफाई करवा दो। तो इसको मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं कि नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, हमारे पास अब सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरा बेटा, मैं क्या लिख सकता हूं कि नाउ इक्वेशन नंबर अल्फा बिकम्स, व्हाट आई कैन राइट हियर, आई कैन सिंपली राइट के नाउ इक्वेशन नंबर अल्फा बिकम्स, कि भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कि बेटा देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 5x प्लस का साइन। अब देखो यहाँ पे जब पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई किया तो मेरा बेटा हमें बात मालूम है कि इस टर्म को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर जब ब्रेक डाउन करा तो ब्रेक डाउन करने के ऊपर क्या था, ये था ना हमारे पास a डिवाइडेड बाय x प्लस का 7। तो बेटा देखो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू आई 121/3 की, a की वैल्यू क्या आई हमारे पास सिंपल 121 डिवाइडेड बाय 3 की, और होल डिवीजन के अंदर क्या मौजूद है, ये मौजूद है x प्लस का 7। होल डिवीजन के अंदर क्या मौजूद है भाई, आप बोलोगे सर ये आप कैसे बता रहे हैं, भाई ये मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि देखो जब पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेकडाउन हम लोगों ने करा था ना, तो ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई भी है कि देखो जब मेरा बेटा हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेकडाउन करा था, ब्रेकडाउन करने पे हमें ये वैल्यू मिली थी ना पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने के ऊपर, तो मैं अपनी इस ओरिजिनल टर्म की जगह पे इसको सिंपल प्लॉट कर सकता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या थी 121/3, तो यहाँ पे सिंपल नीचे क्या आ जाएगा x प्लस का 7, आगे देखो प्लस का साइन है, बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी बराबर है हमारे पास 5/3 के, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा x माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो बाहर क्या है dx का dx एज इट इज, अब हमने क्या करना है इसको सिंपलीफाई करवा देना है। तो देखो यहाँ पे क्या मौजूद है, इधर मौजूद है सिंपल x² डिवाइडेड बाय 2, आगे क्या आ रहा है माइनस का 5x प्लस का साइन, इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज पे अप्लाई करवा देंगे आप। तो इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर 121 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस के 7 के ऊपर इंटू dx का dx पे प्लस का साइन, इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई करवा देंगे 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 2 इंटू dx के ऊपर। अब आप सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दीजिए, आपका क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो चुका है। तो क्या बन जाएगा बेटा x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 5x, भाई ये 121/3 जो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो पहले लिख दो, और इंटीग्रेशन जब 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 पे अप्लाई होगी तो सिंपल तरीके से ln शॉर्टकट को अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा डायरेक्टली ln x प्लस का 7। सिमिलरली प्लस का साइन यहाँ पे 5/3 कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है पहले आ जाएगा, और जब 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे तो ln शॉर्टकट को अप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ln इंटू x माइनस का 2 प्लस का c एज इट इज। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये फाइनली हमारे पास हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल
फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही होगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। लोग कहते हैं कि भाई बड़ी मुश्किल चीज है। अच्छा, पेपर के अंदर जो है ना, आपकी किताब में आप देखोगे उन्होंने 3 कॉमन लिया है। भाई 3 कॉमन शॉमन लेना आसान सी बात है, आप लेना चाहो ले सकते हो, अदरवाइज ऑलरेडी बहुत लंबा स्टेप है, तो जरूरत तो नहीं है, बट लेना चाहो ले सकते हो। तो इस तरीके देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखो कहने का मकसद क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हो या 16 हो, इन दोनों में कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड अ वेरी सिंपल थिंग। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में खाली मुश्किल बात क्या आती है कि यार बच्चे को समझ में नहीं आता स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। वंस यू गॉट एन आइडिया, वंस यू गॉट ऑन द राइट ट्रैक, तो आपके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बिलीव मी, देखो खाली मैंने आपको जो दो कॉन्सेप्ट बताए ना, दीज टू कॉन्सेप्ट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कि यार इंटीग्रेशन के अंदर हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर वेरिएबल की ऊपर और नीचे पावर्स कैसी हो, सिमिलर हो, लेट सपोज ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, कभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कभी भी आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन एप्टीट्यूड में बहुत आते हैं, तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड। और दूसरे नंबर के ऊपर कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर ऊपर वेरिएबल की पावर कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है, और नीचे कैसी आ रही है, छोटी आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है, वी ऑलवेज यूटिलाइज द एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड को यूटिलाइज करेंगे। ये दो मेथड्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और यही मेरी डिवीजन की शॉर्टकट नंबर 1 और डिवीजन की शॉर्टकट नंबर 2 होते हैं, जिनको मैं थ्रू आउट अपने एप्टीट्यूड साइट पे बड़ा बेचता हूं, बड़ा बताता हूं कि मेरे प्यारे शागिर्द हूं। और जो बच्चे मुझसे एप्टीट्यूड इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ के आ रहे होते, तो उनको बड़ा डिफिकल्टी हो रही होती है। ऑल्दो इफ यू आर स्टडिंग फॉर मी, तो वहां भी मैं क्लियर करवाता हूं। मगर कहने का मकसद ये है कि भाई ये दो मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिवीजन के दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। कि भाई कभी भी वेरिएबल के ऊपर नीचे पावर अगर सिमिलर होगी, तो आपने क्या करना है, हमेशा प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड को, यानी कि नीचे वाले टर्म को परफॉर्म करवाना है। और कभी भी अगर तुम्हारे पास ऊपर और नीचे की पावर्स डिफरेंट आ रही है, तो फिर तुम सिंपल अंडर रूट मेथड या फिर एलसीएम मेथड या बेसिक डिवीजन मेथड को यूटिलाइज करोगे अपने फंक्शन को, वेरिएबल को सिंप्लीफाई करने के लिए। और यहाँ पे हमारी पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट एंड होता है। तो कौन कहता है यार पार्शियल फ्रैक्शन मुश्किल है, मुझे बताओ ना कौन कहता है। जो बच्चा कहता है भाई उससे लेक्चर का लिंक भी शेयर करना है, उससे उसको बताना है कि सर हाशिम ने कितनी तरीके से पढ़ाई हुई है पार्शियल फ्रैक्शन। तो भाई आसान नहीं है, आसान बनाई गई है। यहीं पे क्लास को एंड करेंगे। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।